नमस्कार, मैं हूं ऋषि सारस्वत। आज भारत में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में हैं उनके फॉलोअर्स। और हर व्यक्ति राजीव दीक्षित जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है और उन्होंने जो देश के लिए काम किया, स्वदेशी के लिए जो कार्य किया, उसको लेकर के जो है लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है। तो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए एक ऐसी ही शख्सियत श्री असित पाठक जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन में उनके साथ काम किया और वर्तमान में भी इस राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्री असित पाठक जी, आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, जो कि एक भारत की महान शख्सियत रहे हैं, उनके साथ आपका जो है जुड़ाव कैसे हुआ? मैं जॉब करता था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन साथ साथ एक जागो भारत जागो नाम से एक संस्था चलाता था। मुझे लगता है जागो भारत जागो से सभी लोग परिचित रहे होंगे, और उसमें मैं शहीदों के जीवनियों को, शहीदों की जयंती को और बलिदान दिवस को हम लोग मनाते थे। और युवाओं में ख़ास तौर पे जागरूकता का अभियान चलाते थे कि वो शहीदों को जानें, उनकी जयंती को जानें, उनके जो उनका जन्म दिवस, उनका जो बलिदान दिवस है उसको जानें, और उनके जो किए हुए कार्य हैं उनको जानें। तो उसी दौरान राजीव भाई से मेरी मुलाकात हुई, और राजीव भाई शाहजहाँपुर आए हुए थे, और ये सितंबर 2009 की बात है। और राजीव भाई जब शाहजहाँपुर आए तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उसी दिन उन्होंने जागो भारत जागो के बारे में विषय में सुना था। तो काफ़ी देर तक उसके विषय में चर्चा करते रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि असित जी, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। हमें एक भारत स्वाभिमान नाम से एक संगठन बनाया है, और इस संगठन से हम लोग आगे बढ़कर एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। तो चूँकि मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गया था, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। नहीं, जैसे जिस तरह से जो एक लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत करीब रहे हैं, तो ऐसी व्यक्तित्व में उनके में ऐसी क्या विशेषता थी जिसकी वजह से आप आकर्षित हुए? देखिए, मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि गांधी भवन में कार्यक्रम था उनका, एक शाहजहाँपुर में लगा हुआ था, और सामने वो व्याख्यान दे रहे थे। मैं भी वहाँ पर बुलाया गया था, मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था। तो वहाँ पर जिलाधिकारी, उस समय के जो डीएम थे, तत्कालीन डीएम, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनके आव भगत में कभी दरवाज़ा खुलता था, कभी बंद होता था, तो उससे राजीव भाई डिस्टर्ब हो रहे थे। तो राजीव भाई ने ये बिना कोई झिझक करते हुए कि वो जिलाधिकारी बैठा है, उन्होंने तुरंत व्याख्यान को रोका, और जिलाधिकारी को थोड़ा डपट के कहा कि महोदय, मैं ये देश की बात कर रहा हूँ, देश हित की बात कर रहा हूँ, और इतनी गंभीर चर्चा कर रहा हूँ, और आप लोग बार बार दरवाज़ा खुलवा रहे हैं। कहीं कोई आपको पानी दे रहा है या कोई आपको चाय दे रहा है, तो कृपया करके पानी चाय जो भी आपको पीना है वो एक बार में पियाएँ जाके, जिससे कि इस गंभीर चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। जैसे आप तो इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि तो जैसे आप भारत स्वाभिमान से जुड़े रहे, राजीव भाई के साथ आपने काम किया, तो ऐसे में राजीव भाई के देहांत के बाद में जब आपने फिर ये भारत स्वाभिमान आंदोलन क्यों छोड़ा, क्या कारण रहा? देखिए, राजीव भाई के देहांत के बाद भी मैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का राज्य प्रभारी बनने का 2014 तक मैंने भारत स्वाभिमान से जुड़कर काम किया। उत्तर प्रदेश पश्चिम का मैं राज्य प्रभारी रहा। लेकिन चीज़ें हम वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी का एक जॉब था, अच्छी खासा हमारा पैकेज था, वो सब छोड़कर मैं राजीव भाई के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आया। राजीव भाई के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर आया कि भारत स्वाभिमान के माध्यम से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था। व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था, लेकिन चीज़ें वहाँ पर जब सही दिशा में जाते हुए नहीं दिखी, और वहाँ पर व्यापारीकरण ज़्यादा दिखा, तो मैंने फिर वहाँ से अलग होना ही अच्छा समझा। आप जो है वीरों की जो धरा है शाहजहाँपुर, वहाँ के निवासी हैं, और जो है देखने में आया है पिछले 8-10 सालों में आपने वहाँ काफ़ी
जो है वीरों के सम्मान के लिए काफ़ी कार्य भी किए हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके लिए। तो ऐसे में जो है परशुराम जन्मस्थली के लिए भी आपने संघर्ष किया है, बहुत सारी खबरें आपकी आती रहती हैं। तो जो है परशुराम जी के लिए जो आपने संघर्ष किया उसमें कुछ आगे बढ़े या कुछ सफलता मिली? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि परशुराम जन्मस्थली के लिए तत्कालीन जो पर्यटन मंत्री थे महेश शर्मा, ये मोदी सरकार में ही बात है, 2016 में उन्होंने हम लोगों ने प्रयास जारी करे। फिर उसके बाद वो एक बार शाहजहाँपुर आए तो उन्होंने 42 करोड़ की परशुराम जन्मस्थली को 42 करोड़ का एक पैकेज देने की बात कही और घोषणा भी की। और मुझे लगता है वो पैकेज वो देने पे गंभीर भी थे, लेकिन वहाँ के कुछ नेताओं को शायद वो 42 करोड़ का पैकेज भगवान परशुराम के लिए देना रास नहीं आया। बाद में जब वो पर्यटन मंत्री नहीं रहे और वो दूसरा विभाग उनको दे दिया गया, उसके बाद वो 42 करोड़ का केवल 2 करोड़ 70 लाख तो परशुराम जन्मस्थली के लिए छोड़ दिया गया। बाकी 40 करोड़ रुपया वो कई अन्य योजनाओं में दूसरे मंत्री ने अपनी जो अपने आसपास की जो योजनाएं थी, जो उनके समझ की योजनाएं थी, जो उनके लाभ की योजनाएं थी, उनके समझ से उन्होंने वो 40 करोड़ वहाँ पर कर लिया। तो जो परशुराम जन्मस्थली के लिए 42 करोड़ आया था वो सरकार का वो केवल 2 करोड़ 70 लाख मिला, बाकी 40 करोड़ रुपया वो अलग कहीं लगा दिया गया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह जो हैं जेल में हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? भगत सिंह जेल में इसलिए हैं, ये मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे नेताओं पर हंसी आ रही है कि 2013 23 जनवरी को भगत सिंह का प्रतिमा हम लोगों ने लगाने का प्रण किया था। उस स्थान पर जहाँ पर हाथी लगने वाले थे, बसपा की सरकार थी और बसपा की सरकार में आप जानते हैं कि पत्थरों को और मूर्तियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो हम लोगों ने तय किया कि यहाँ पर हाथी लगने के बजाय किसी महापुरुष की, क्रांतिकारी की मूर्ति लगे। तो हमने भगत सिंह की प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया, निर्णय लिया हमारे साथियों ने, और 23 जनवरी 2013 को हम लोगों ने वो प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित किया। लेकिन शायद काले अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया, तब तक सरकार बदल गई थी, सपा की सरकार आ गई थी और सपा की सरकार ने और प्रशासन ने उस समय के लाठीचार्ज करवाया, प्रतिमा को उखाड़ फेंका, अपमान किया। और आज भी वो प्रतिमा निगोई के जो शाहजहाँपुर का एक ब्लॉक है उसके थाने में कैद है। और हम लोग 2013 से आज 2021 आ गई, वहाँ पर अब राष्ट्रवादी सरकार है, 6 साल से केंद्र में और 4 साल से प्रदेश में, और वहाँ पर 5-5 विधायक हैं भाजपा के। लेकिन अभी तक किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने भगत सिंह को जेल से रिहा करने का प्रयास ना किया और ना ही मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि जो काले अंग्रेज हैं जिन्होंने प्रतिमा को हटवाया था, जिन्होंने प्रतिमा को उखड़वाया था, वो सारे काले अंग्रेज अब भाजपा में सम्मिलित हो गया। यानी कि जो बसपा का था जिस विधायक, वो भाजपा में आ गया है, भाजपा के विधायक हो गया है। जो सपा के सांसद थे, उनकी पत्नी जो विधायिका थी जिन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, उसके बाद अब वो भी भाजपा में आ गए हैं। यानी जितने लोगों ने वो काले अंग्रेज थे जिन्होंने प्रतिमा को हटवाया था, वो सब भाजपा में आ गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा। अच्छा, जैसे राजीव भाई के व्यवस्था परिवर्तन के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपने राजनीतिक क्रांति दल की जो है स्थापना की थी और नई पार्टी का गठन किया था। तो क्या उस पार्टी के आगे का क्या कार्य योजना है, किस तरह से? देखिए, आगे हम लोग कार्य योजना पर लगे हुए हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। अभी मैं सार्वजनिक तौर पे इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक बड़ी योजना पे काम चल रहा है और जल्द ही हम लोग इसको सबके सामने लेकर आएंगे। तो जैसे ये जो मिशन है, इसमें राजीव दीक्षित जी के परिवार का साथ आपको मिल रहा है? देखिए, राजीव दीक्षित जी के परिवार हमारे साथ है या नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सी व्यक्तिगत बातें हैं, बहुत सी सार्वजनिक बातें हैं, बहुत से राजीव भाई के जितने भी समर्थक हैं वो जानते हैं। क्योंकि मैं राजीव भाई के माता पिता का, बाबूजी का, माताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनके जीवित रहते मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कि कोई उनके मर्यादा को ठेस पहुंचे या राजीव भाई की आत्मा को कोई कष्ट पहुंचे। और इस विषय को फिर कभी आप पूछिएगा।
नहीं, जैसे राजनीतिक क्रांति दल के जो बैनर है उस पे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की फ़ोटो लगी रहती है, और जो आपका संविधान है वो भी राजीव दीक्षित जी की विचारधारा पे लिखा गया है। तो क्या ये जैसा आज देखने में आ रहा है ये आगे भविष्य में भी जारी रहेगा? बिल्कुल, राजीव दीक्षित जी का जो विचारधारा है, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनका संकल्प है, वही हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत भी और मेरे साथियों ने बहुत कुछ खोया है इसमें, और मैं ये चाहता हूँ कि यदि क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी, राजीव भाई भी अपना बलिदान दे गए, तो हम भी इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हम ना तो किसी बलिदान से डरते हैं, ना ही किसी बड़े त्याग से डरते हैं। राजीव भाई का ये संकल्प मेरे जीवन में या मेरे जीवन के बाद भी ये जारी रहेगा, क्योंकि अब राजीव भाई अकेले नहीं हो गए हैं, लाखों करोड़ों राजीव भाई आज देश में पैदा हो चुके हैं, और निश्चित मानिए ये सब एक हो गए हैं, और धीरे धीरे सब हम लोग एक बड़ी शक्ति के बनने की तरफ जा रहे हैं, और जल्दी ही इसका आपको प्रमाण भी मिलेगा। अब इन सब बातों के अलावा एक व्यक्तिगत आपके जीवन से जुड़ी हुई बात मैं पूछना चाहूँगा, जिसे हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, और आपके जो है लाखों की संख्या में जो हैं फॉलोअर्स हैं आपके भी पूरे भारतवर्ष में, वो भी जानना चाहते हैं। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं, उनके बारे में और बताएं। देखिए, मेरे पिताजी जो हैं वो एक वकील हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं। शाहजहाँपुर में एक बहुत ही रिनाउंड इज़्ज़तदार वकील हैं, और बहुत ही हमारा इज़्ज़तदार परिवार है, और हम लोगों ने हमेशा पूरे सामाजिक तौर पर बहुत जुड़े रहे लोगों के साथ। सभी की सहायता के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। और मेरे 3 भाई हैं। बड़ा भाई एक बड़े हॉस्पिटल में जीएम के पद पर हैं, और मेरा छोटा भाई है वो भी जॉब कर रहा है, और बाकी मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो जैसे आपकी पत्नी भी वीरांगना वाहिनी संगठन चलाती हैं शाहजहाँपुर के अंदर, तो वो भी समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं, तो ये आपको देख करके करती हैं या वो भी स्वाभाविक रूप से? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जब आप परिवार में मैं कभी भी अपनी विचारधारा को किसी पे थोपता नहीं। जैसे मेरा छोटा भाई है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा, तो मैंने उससे कभी नहीं कहा कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम मत करिए, क्योंकि देखिए जीविका है, जीविका के लिए हर व्यक्ति को अपना अधिकार है और अपनी सोच है। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि उसकी सोच राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राजीव भाई को बहुत मानता है। मेरी पत्नी ने भी जब मुझे कार्य करते देखा, धीरे धीरे उनको समझ में आया कि राजीव भाई का कार्य जो है देश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि वीरांगना वाहिनी जो संगठन बनाया गया वो ऐसे नहीं, क्योंकि वो झांसी की ही रहने वाली है। तो झांसी के रहने वाली तो कहीं ना कहीं उनको रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही उन्होंने सुन रखा था, रानी लक्ष्मीबाई के कारनामे उन्होंने सुन रखे थे। तो वो जो अंदर से रानी लक्ष्मीबाई वाला जो एक डीएनए था वो उनके अंदर था, और हमने उनको थोड़ा सा उनको जो है प्रेरणा दे दी, हमारी वजह से उनको प्रेरणा मिल गई, और राजीव भाई को वो सुनती थी। तो धीरे धीरे उनको लगा कि हमें भी इस काम में हाथ बटाना चाहिए, तो वो फिर बस एक अंत में एक सवाल और, जो राजीव भाई के जो समर्थक हैं और जल्दी ही आपसे जुड़ने वाले हैं, चाहे वो पार्टी के रूप में हों या एक कार्यकर्ता के रूप में, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जुड़ने वाले हैं शब्द हटा दिए, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं, एक बहुत बड़ी हम लोग शक्ति बन चुके हैं। और उन लोगों के लिए केवल एक ही संदेश है कि राजीव भाई तो हमारे बीच से चले गए, लेकिन राजीव भाई की जो विचारधारा है, जो संकल्प है, उसको हमारे कंधों पे वो दायित्व दे गए। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि ये काम कैसे पूरा होगा, उसके लिए हम सबको एक शक्ति बनकर, एक मुट्ठी बनकर अब लगना है। और आने वाले समय में ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी से कहता हूँ कि राजीव भाई की विचारधारा ही इस देश की अभी अगली विचारधारा होगी, क्योंकि समाजवाद भी आ चुका है, ख़त्म हो चुका है, वामपंथवाद भी अब ख़त्म हो चुका है, और अभी जो दक्षिणपंथ चल रहा है वो भी धीरे धीरे शनै शनै ख़त्म होगा। आने वाला समय जो है वो राजीववाद का होगा, और राजीववाद ही इस देश को सही दिशा दे सकता है।
ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये मुझे लगता है कि जो भी राजीव भाई को सुना होगा, जो भी राजीव भाई को मानता होगा, वो भी इस बात को मानेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री असित पाठक जी, जो कि स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका कार्य आगे बढ़े। ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।